हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 12 नवंबर से लेकर 19 नवंबर के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट इकॉनमी रिलेटेड जो करंट अफेयर्स थे उनको हम जानने की कोशिश करेंगे, उनके थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि इकॉनमी के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी साथ में कहीं ना कहीं हम कवर कर लें और स्टैटिक और करंट दोनों अच्छा एक मिक्सचर भी हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। देखिए, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस इंश्योर करता है कि आपको अफोर्डेबल कोर्सेज मिले और साथ ही साथ बहुत अच्छी क्वालिटी भी यहाँ पे इंश्योर करी जा पाए। तो हमारे जो नए बैचेस हैं, टाइटन 2025, संकल्प 3.0, इनके अंदर आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही आप हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7007931912, इसके ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी हैं, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज के अंदर इनरोल कीजिए एंड आई एम श्योर आपको ये कोर्सेज बहुत हेल्प करेंगे अपनी यूपीएससी के ड्रीम को पूरा करने के लिए। राइट। देखो, एक जो मुद्दा आई एम श्योर आपने सुना होगा वो था सुब्रता रॉय जी की डेथ के बारे में। ठीक है, या अदर आई शुड से आपने सहारा के बारे में सुना होगा। काफी बार सहारा स्कैम इस तरह से ये वर्ड सुनने को देखने को मिलता है। तो थोड़ा समझेंगे कि आखिर ये चीज क्या थी, थोड़ा सेबी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि सेबी आखिर है क्या। राइट, तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, पहले ना, ये जो अपने आप में इनकी जो स्टोरी है, सुब्रता राय जी की मैं स्टोरी अगर जो बात करूं तो अपने आप में काफी अलग सी स्टोरी है। हम बोलते हैं ना कि काफी बार आपकी ग्रोथ काफी तेजी से ऊपर जाती है, पर कहीं ना कहीं एक गिरावट भी देखने को मिलती है। तो वही ये गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है इनके अपने करियर के अंदर। बहुत ही एक छोटे जगह से इन्होंने स्टार्ट करी। ठीक है, गोरखपुर से अंदर इनकी स्टार्ट होती है। वहां से कहीं ना एक उस समय के ऊपर एक सहारा फाइनांस के नाम से कंपनी थी और इसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। अब सुब्रता रॉय जी ने ना एक्चुअली क्या किया, इस चीज को टेक ओवर किया, इस पर्टिकुलर कंपनी को, एंड कहीं ना कहीं इसको वापस खड़ा करने की कोशिश करी। एक्चुअल में अगर आपको बताऊं ना तो यहाँ पर बात होती थी किसकी, चिट फंड की बात होती थी। अब आपके दिमाग में आया होगा, सर ये चिट फंड क्या होते हैं। देखो, याद करो, आज से 20 30 40 साल पुराना टाइम। अब आज के समय के ऊपर तो आपके बैंक्स वगैरह हैं। आप अगर किसी ने कुछ सेविंग्स करनी होती हैं या फिर कुछ लोन वगैरह लेने होते हैं तो हम जा सकते हैं, बैंकों के पास जा सकते हैं। पर आज से 30 40 साल पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो उस समय के ऊपर ना चिट फंड्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। अभी भी देखने को मिलते हैं पर कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि आज डिफरेंट डिफरेंट और इंस्टीट्यूशन आ चुके हैं। तो उस समय के ऊपर एक तरह से ना बहुत सारे लोग मान लो इकट्ठा हो गए। वो सब लोग इकट्ठा होके क्या करते थे, अपने पैसे पूल इन करने की भी कोशिश करते थे। एक तरह से एक पॉट भी इसका आप कह सकते हो। तो उन्होंने उनको क्या बोलते थे, हम सब्सक्राइबर बोलते थे जो लोग। उन्होंने क्या किया, कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया अपनी तरफ से। फिर कहीं ना कहीं मंथ ऑन मंथ उनको कुछ ना कुछ अपने उनकी बिड के हिसाब से उनको पैसा मिलता रहता था। तो एक तरह से ये जो चिट फंड है ना, ये एक बोरोइंग स्कीम भी आप मान सकते हो कि बेसिकली उन्होंने थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट किया था और उनको ज़्यादा पैसे का एक्सेस मिल जाता है लोन वगैरह के लिए। मतलब कि दे कैन एक्सेस लार्ज सम ऑफ मनी। ऑन द अदर हैंड एक सेविंग्स का भी एक मैकेनिज्म यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरह की चीज़ें उस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर सुब्रता रॉय जी की, इन्होंने भी यही सारी चीज़ें करी। इन्होंने हज़ारों ही लोगों के साथ कहीं ना कहीं लिंकेज किया। छोटे छोटे जो लोग हैं, बिल्कुल गाँव के लोग हैं, उन्होंने भी थोड़े थोड़े पैसे यहाँ पे डालने शुरू किए। और इसी वजह से ना इनके पास अच्छी खासी वेल्थ बनती हुई देखने को मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो इनका खुद का जो टीवी चैनल था, जिसको आप सहारा टीवी या सहारा वन के नाम से जानते हो। इसके अलावा पुणे के अंदर जो एमबी वैली प्रोजेक्ट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, इन्होंने काफ़ी होटल्स बड़े बड़े उनको भी यहाँ पे टेक ओवर किया। और इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है, आज इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल भी है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आज वर्ल्ड कप फाइनल भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो इंडिया टीम की ना एक टाइम के ऊपर स्पॉन्सर भी हमें देखने को मिलता था, सहारा। तो इस तरह से ना बहुत सारे लोग इसके अंदर काम कर रहे थे। इनफैक्ट ऐसा भी बोला जाता था ना, जैसे मैं बात करता हूँ अगर इंडियन रेलवेज की, तो इंडियन रेलवेज को सबसे बड़ा एम्प्लॉयर माना जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा बोला जाता था कि इंडियन रेलवेज के बाद जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर उस समय के ऊपर था इंडिया में, वो था सहारा परिवार। ठीक है, नाम इसका इस तरह से सहारा इंडिया परिवार करके ये जाना जाता था। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी इसको बोला गया। और ऐसा बोला जाता है कि लगभग 9 करोड़, 9 करोड़ के आसपास जो इन्वेस्टर्स थे ना, उन्होंने यहाँ पर इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि कितने ज्यादा लोग थे, आम घरों तक ये चीज पहुंच चुकी थी। ठीक है, पर होता पता क्या है, होती क्या है दिक्कतें,
जब कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकी जो दो कंपनीज होती है ना, उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस देखने को मिलते हैं। सर किस तरह के एलिगेशंस? देखो वो एलिगेशंस आते हैं विद रिगार्ड्स टू फंड मिसमैनेजमेंट। जैसा मैं बता रहा था ना कि इन्होंने इतने सारे 9 करोड़ लोगों के साथ कहीं ना कहीं इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा किया था। अब यहां पर ऐसा हुआ कि सेबी ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि आपने ना लगभग 24,000 करोड़ की फंड मिसमैनेजमेंट यहाँ पे करी है। बहुत सारे सेबी के जो रूल्स और लॉज थे, उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका प्रॉपर अप्रूवल नहीं लिया उनके रिगार्डिंग। जब फंड्स रेज कर रहे थे इनकी कंपनीज, तो प्रॉपर अप्रूवल वगैरह यहाँ पे नहीं लिए गए। तो सेबी के डायरेक्टिव के हिसाब से उनको बोला गया कि ये जो पैसा आपने इकट्ठा किया है ना, इसको आप इन्वेस्टर्स को वापस कर दो, जो आपका पैसा इकट्ठा हुआ है। अब हुआ क्या, इन्होंने ये पैसा वापस नहीं किया, या फिर कुछ जगह पे किया भी, पर कहीं ना कहीं ये मुद्दा चलेगा कोर्ट के अंदर। फिर कोर्ट ने बोला कि आप कोर्ट के सामने आइए, अपनी बात रखिए। पर ये जो सुब्रत राय थे, ये कोर्ट के सामने कभी अपीयर नहीं हुए। फिर कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसे ही बात काम नहीं चलेगी, इनको अरेस्ट कर लो। तो एक बार इनका अरेस्ट हो गया ना, वहीं से कहीं ना कहीं इनका डाउनफॉल देखने को मिल जाता है। बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ भी इनके लिंकेज थे, पर बाद में ये सारी चीज़ें डाउनफॉल की तरह हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जहां पर इस तरह के एलिगेशंस इनके ऊपर लगाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखो जिन्होंने पैसा लगाया था शुरुआत के अंदर, उनको तो अच्छे खासे पैसे मिल गए, पर बहुत सारे करोड़ों ही लोगों का पैसा यहाँ पे डूब भी गया। इसी वजह से इस चीज को सहारा स्कैम के नाम से जाना जाता है। ये अभी तक इनकी डेथ भी होगी अब, पर तब भी ये केस चलता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना, जिनके इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला था, अभी तक भी उनको उनका कुछ पैसा यहाँ पे नहीं मिला हुआ है। तो ये पूरा यहाँ पे हमें स्कैम जो था, कि स्कैम क्यों कहा जाता है इसको, आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। अब यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि एक रोल रहा सेबी का, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। जब हम बात करते हैं ना इस पूरे सेक्टर की, तो यहाँ पर इसके एज अ रेगुलेटर की तरह ही काम करता है। देखो याद करो, एक बार ना आज से कुछ टाइम पहले मैंने हर्षद मेहता के बारे में भी थोड़ा आपको बताया था एक बार। हर्षद मेहता स्टोरी के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे सेबी का इंपॉर्टेंट रोल रहा। ठीक है। ऑल दो जो सेबी की जब स्टार्टिंग हुई थी ना, तो उस समय के ऊपर इसको एक एग्जेक्टिव बॉडी की तरह यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया था। और आप जानते हो, जब कोई बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, तो उसके पास ज़्यादा पावर्स हमें नहीं देखने को मिलती। तो इस तरह से स्टार्टिंग इसकी अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री हुई थी। पर बाद में हमें देखा कि नहीं यार, अगर हमें इस तरह के जो इश्यूज आ रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं रोकना है ना, तो सेबी को ज़्यादा पावर्स देनी पड़ेंगी। इसी वजह से सेबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया, उसको एक स्टैट्यूटरी बैकिंग दी गई 1992 के अंदर। आज के समय की अगर हम बात करें, तो आपको यहाँ पर एक चेयरमैन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। माधवीपुरी जी हैं, वो यहाँ पर इसकी चेयरपर्सन हमें देखने को मिल जाती हैं। अब ध्यान रखना, चेयरमैन को या चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है यहाँ पे, इनको अपॉइंट किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके साथ ही साथ यहाँ पर चेयरपर्सन के साथ ही साथ आपकी जो दो मेंबर्स होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री से आते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से आते हैं दो मेंबर्स। इसके अलावा एक मेंबर आपका आरबीआई से आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो तीन, मतलब चार तो ये लोग हो गए, एक चेयरपर्सन हो गया, दो फाइनेंस मिनिस्ट्री के और एक आरबीआई मेंबर। इसके अलावा 5 और मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको नॉमिनेट करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको विद रिगार्ड्स टू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की कैसे इसकी वर्किंग होती है, कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं, ये सारी बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। जो सेबी चेयरपर्सन हो सकता है, उनकी जो मैक्सिमम जो टर्म है बेसिकली, वो टर्म होती है 5 साल तक की, या फिर उनकी एज हो जाए 65 ईयर्स, उस हिसाब से इसका टेन्योर हमें देखने को मिल जाएगा। एक और भी चीज़ है यहाँ पे ना, एक स्कोर्स पोर्टल के नाम से चीज़ होती है। ये सेबी के रिस्पेक्ट में ना हम वैसे जनरली कई बार पढ़ते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम। ठीक है, ये देखो, एस से हो गया आपका सेबी, सी ओ से हो गया कंप्लेंट्स, फिर आगे रिड्रेस सिस्टम। कोई भी आपकी शिकायतें होती हैं, ठीक है ना, तो वहां पर पता क्या होता है, जब मान लो आपकी कोई शिकायत आई, तो पहले तो आप उस कंपनी वगैरह को करते हो, उनको रीच आउट करते हो। मान लो किसी भी एक्सवाईजी कंपनी, मान लो रिलायंस के साथ आपकी कोई शिकायत थी, आपने पहले उनको रीच आउट किया, रिलायंस को। फिर कहीं ना कहीं मान लो उस रिस्पॉन्स से आप सेटिस्फाई नहीं ना हुए, तब सेबी वगैरह आपके कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स को ले सकती है। और यहाँ पे जो स्कोर्स पोर्टल है ना, वो आपकी शिकायतों को लॉन्च करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका बन जाता है। तो सेबी क्या है, स्कोर्स पोर्टल क्या है, और क्या ये सारा स्कैम था, आई होप आपको थोड़ी चीज़ें इनके बारे में क्लैरिटी मिली होगी। आओ अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अ नीति आयोग रिपोर्ट। अब यहाँ पर आप न्यूज़ में देख पाओगे कि नीति आयोग के द्वारा ना एक रिपोर्ट रिलीज करी गई है। मैं जरा आपको समझाता हूँ कि आखिर मुद्दा है क्या। नीति आयोग के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है, श्योर आप जानते होंगे।
अब नीति आयोग ने ना एक रिपोर्ट रिलीज करी है जहां पर उन्होंने बात करी है किसकी, लर्निंग्स फॉर लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन इन स्कूल एजुकेशन। सर क्या अर्थ है इस चीज का? देखो लॉजिकली समझो, यहाँ पे नोटिस करना, बात किसकी हो रही है, स्कूल एजुकेशन की। तो स्कूल एजुकेशन में क्या करना है, लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बड़े लेवल के ऊपर कुछ बदलाव, कुछ बेहतरी करनी है। उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, क्या सीख रखी है हमने, उसकी यहाँ पे उसके रिगार्डिंग नीति आयोग ने रिपोर्ट रिलीज करी है। ठीक है, तो कैसे ये रिपोर्ट बनी, कैसे, मतलब हाउ डिड नीति आयोग कम इनटू दिस, की नीति आयोग ने ये जो हमें चीजें बताई हैं कि ये चीज करनी चाहिए, कैसे पता लगा उसको? एक्चुअल में ना नीति आयोग का एक प्रोजेक्ट है जिसको हम बोलते हैं साथ प्रोजेक्ट। सर अब ये क्या, ये एक नई चीज है? नहीं, साथ प्रोजेक्ट आपका 2017 में ही नीति आयोग ने लॉन्च कर दिया था। क्या है, बट साथ है क्या? देखो SATH स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। क्या आप लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में जानते हो? सर बिल्कुल जानते हैं। ह्यूमन कैपिटल होता है कि वहाँ के लोगों के अंदर जो स्किल्स हैं, जो एजुकेशन है, उनकी हेल्थ, ये सब चीज़ें कैसी है। तो नीति आयोग ने 2017 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया, या प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। इसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर पाएँ, आपके एजुकेशन, हेल्थ और बाकी सेक्टर्स के अंदर कैसे चेंजेस लेकर आ पाएँ। और यहाँ पर इन्होंने सोचा कि अलग अलग स्टेट्स के कुछ मॉडल्स क्रिएट करते हैं ताकि वो स्टेट्स रोल मॉडल की तरह काम कर पाएँ। तो ये प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट के बेसिस के ऊपर हमने देखा, उनकी कुछ लर्निंग्स आई, उन लर्निंग्स के बेसिस के हमने ऊपर नीति आयोग ने रिपोर्ट क्रिएट कर दी है। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या लर्निंग्स इन्होंने कुछ बताई हैं, कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो हम कहीं ना कहीं यहाँ से सीख सकते हैं, जो हम सर मेंस में लिख पाए? आंसर इज यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे तो इन्होंने 6 लगभग पॉइंट्स बताए हैं, उनमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो इन्होंने बात क्या करी है, इन्होंने बात करी है विद रिगार्ड्स टू आपकी टीचर वैकेंसीज। बहुत सारे एरियाज के अंदर ना आपको टीचर्स की वैकेंसीज या कमी देखने को मिलती है, कि टीचर्स की पोस्टिंग है, मतलब पोस्ट है वहाँ पे, पर कहीं ना कहीं टीचर वहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, वैकेंसीज देखने को मिलती हैं उनकी। तो यहाँ पर ना हमें इनका रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसके अंदर कुछ बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है। यहाँ पर जैसे हम कैडर की बात करते हैं ना, तो कैडर के बेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं रीस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर नीति आयोग का एक सुझाव है। कैसे वर्क करेगा ये तो पता लगेगा अगर इनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, पर एक सुझाव अच्छा दिख रहा है कि हाँ, इस तरह से आप टीचर वैकेंसीज को कहीं ना कहीं ठीक कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने बात करी है आपका जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर। देखो कई बार ना हम ना क्या करते हैं कि बच्चों को एजुकेशन देखते हैं कि चलो उस उनके लिए 5th क्लास इंपॉर्टेंट है, 8th इंपॉर्टेंट है, 10th इंपॉर्टेंट है। पर आप नोटिस करो, एक जो चाइल्ड की जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है ना, वो स्टार्टिंग के ईयर्स में बहुत तेजी से होती है। तो अगर हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर के ऊपर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर फोकस कर दिया ना, तो दैट विल हेल्प देम इन द लॉन्गर रन। गेटिंग इट? बाकी हमें जो गवर्नेंस है उसको यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ऐसा यहाँ पर नीति आयोग ने देखा है। इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पर हमें जहाँ पर स्कूल्स के अंदर रिसोर्सेज की एक कमी देखने को मिलती है, तो उन रिसोर्सेज को हमें यहाँ पे ठीक करना होगा। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं कि कहीं ना कहीं आप लर्निंग आउटकम्स के ऊपर फोकस कीजिए। कई बार पता क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है कि 5वीं क्लास का बच्चा है, वो 5वीं क्लास का बच्चा सेकेंड क्लास के सम वगैरह नहीं कर पा रहा। जो सेकेंड क्लास के बच्चे को चीज़ें आनी चाहिए वो 5वीं क्लास के बच्चे को भी नहीं आ रही। उसको हम प्रमोट करते जा रहे हैं हर साल दर साल, क्लास दर कर क्लास, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका आउटकम के अंदर चीज़ें नहीं आ रही। यहाँ पर आपने सुना होगा ना एसर रिपोर्ट के बारे में, एनुअल स्कूल फॉर एजुकेशन रिपोर्ट, वो अक्सर इसके बारे में जिक्र करती रहती है कि लर्निंग आउटकम्स काफ़ी पुअर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारे कुछ यहाँ पर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग इन्होंने काम बताए हैं कि इनको हमें यहाँ पे फोकस करना होगा। इसके अलावा ना कई बार पता क्या होता है, कुछ ऐसी जगह होती हैं, देखो जैसे कुछ छोटे स्कूल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्कूल्स, उनमें ना बिल्कुल कम बच्चे आते हैं, मान लो 2 बच्चे, 10 बच्चे, 5 बच्चे, ऐसे बच्चे आ रहे हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि स्कूल तो वहाँ पे बन गया, पर उनकी क्वालिटी इंश्योर नहीं हो पा रही। तो कई बार ना अगर कुछ बहुत ही कम एनरोलमेंट वाले स्कूल्स हैं, उनको साथ वाले स्कूल्स के साथ एक मर्ज किया जा सकता है। इसके माध्यम से क्या होगा, उनकी कुछ क्वालिटी को यहाँ पर हम बेहतर कर सकते हैं। ये कुछ सुझाव थे जो आपकी नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है। आई होप ये रिपोर्ट के बारे में आप चीज़ें समझ गए होंगे।
आगे चलते हैं, एक और हमें छोटी सी चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ आपका बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। अभी क्या हुआ है, अभी ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की एक रिपोर्ट ने बात करी थी। उन्होंने बोला है कि वुमेन की कहीं ना कहीं एंट्री या वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है एज बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, उसको हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। सर इसका अर्थ क्या होता है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का? देखो, आप अपने आसपास, घर के आसपास आप बैंक देखते होंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल देखते हैं। मेरे घर के पास एसबीआई, एचडीएफसी, इस तरह से बैंक है। पर हर जगह थोड़ी ऐसे होता है कि पास में ही बैंक हो, नहीं होता ना। जैसे गांव में कई बार बैंक नहीं होते, हर गांव में नहीं होगा, है कि नहीं? या फिर कुछ पहाड़ी एरियाज में बैंक वगैरह खोलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो क्या ऐसा हो जाए कि अगर किसी एरिया में बैंक नहीं है तो वहाँ के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं ही ना मिले? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही उनके एरिया में बैंक नहीं है, पर तब भी उनको बैंकिंग सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो तरीका ये है कि अगर लोग बैंक नहीं ना जा सकते, तो बैंक लोगों के घर जा सकता है। सर ऐसा कैसे? बैंक उठ के कैसे चला जाएगा घर पे? बैंक तो किसी जगह पे होता है, तो उठ के कैसे चला जाएगा? अरे बैंक नहीं जा सकता, बैंक का कोई एजेंट तो जा सकता है। मान लो बैंक ने किसी बंदे को हायर कर लिया, ठीक है, उसको बोला कि चलो अब तुम्हारा काम क्या है, आज तुम इस गांव में जाओगे, इस गांव के लोगों की कुछ ज़रूरतें होंगी, हो सकता है उनको कुछ पैसे निकलवाने होंगे, कुछ डिपॉजिट करवाना होगा, कुछ उनकी एप्लीकेशंस हो सकता है फंसी हुई होंगी, कुछ बोरोवर्स उनको आइडेंटिफाई करना होगा, लोन एप्लीकेशंस कुछ कलेक्ट करना होगा। तो क्या ये चीज़ें हम कर सकते हैं? आंसर इज़ यस, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी मॉडल को क्या बोलते हैं हम? बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल। ये इतना याद रखो, अगर लोग बैंक के पास नहीं जा सकते तो बैंक लोगों के पास चला आता है इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर। ठीक है सर, ये बात तो हमें थोड़ी समझ आ गई कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट आखिर होता क्या है। अब इन्होंने यहाँ पे बात करी है कि ना वुमेन बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे पास ज़्यादा होने चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है ना, महिलाएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं, अगर सामने जो कॉरेस्पॉन्डेंट भी है, जिसको जो पर्सन है, एजेंट है जो बैंक का, अगर वो भी महिला होती है ना, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं उनके साथ डील करने के लिए, उनको अप्रोच करना काफ़ी आसान रहता है। इस वजह से हम अगर चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको बेहतर करना है, तो वहाँ पर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के अंदर वुमेन का रोल एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसा यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट यहाँ पे बताती है। आई होप ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे, राइट? तो कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है? ये पहला क्वेश्चन रहा आपका, जिसका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इसका कौन सा आंसर ठीक है। एंड सेकेंडली, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, थोड़ा ट्राई करना। ह्यूमन कैपिटल थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया था डिटेल में, हमने ऑलरेडी काफ़ी बार पढ़ा भी है, तो ये भी ट्राई करना एक बार, मुझे बताने की कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। ऑन द अदर हैंड, जो मैंने लास्ट वीक आपको होमवर्क दिया था उसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि जब हम करेंसी को डी वैल्यू करते हैं तो उसका नेसेसरीली क्या इम्पैक्ट होता है। नेसेसरीली मतलब पक्का ही पक्का, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पूछ रहा कि हो सकता है, नहीं पूछ रहा, नहीं, होगा क्या, क्या पक्का ही होगा, ये चीज़ वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जब हम बात करते हैं डी वैल्यूएशन की, क्या होता है इसका अर्थ? मान लो आपका आज है $1 इक्वल टू 70, और कल को ये $1 इक्वल टू 80 हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर यहाँ पर रुपी का डीवैल्यूएशन हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के अंदर। डेप्रिसिएशन के अंदर क्या होता है, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चीज़ें डेप्रिशिएट करती है करेंसी आपकी। डीवैल्यूएशन के अंदर आपकी सरकार करती है, बेसिकली बेसिकली कोई मतलब ना कंट्रोल्ड फोर्सेस के द्वारा किया जाता है। तो चलो उसके अंदर नहीं जाते, अभी इतना समझो कि डीवैल्यूएशन हो गया, मान लो $1 इक्वल टू 70 से $1 इक्वल टू 80। इससे क्या होगा? पहला कह रहा है कि आपके एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होगी। क्या ये बात ठीक है? आंसर इज यस, डेफिनेटली करेक्ट है। क्यों है सर करेक्ट? मैं आपको यही एग्जांपल समझाता हूँ। ये 70 ना छोड़ के आप एक काम करो, 50 मान लो इसको, ठीक है? एग्जांपल ले रहा हूँ, आप समझ जाओगे। $1 इक्वल टू 50 से अगर हमारी वैल्यू होगी, मान लो $1 इक्वल टू 100, तो इससे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ती है, समझो इस बात को। मान लो मेरे पास एक चॉकलेट थी, ठीक है? ये चॉकलेट किसने बनाई? चॉकलेट बनाई भैया वैभव ने। वैभव कहाँ रहता है? वैभव रहता है सर इंडिया के अंदर, ठीक है? अब इंडिया में इसने चॉकलेट बनाई, लेट से इसकी चॉकलेट थी कितने की? चॉकलेट थी इसकी 100 रुपए की, ठीक है? 100 रुपए की इसने चॉकलेट बना दी। अब क्या हुआ, जब तो हमारे पास $1 इक्वल टू 50 था, तब क्या हो रहा था? तब जब इसकी चॉकलेट जाती थी यूएस से, तो क्या होता था? यूएसए की मार्केट में कितने की बिकेगी ये? $2 की। अब बोलोगे सर $2 कैसे? अरे $1 इक्वल टू 50 है, तो 100 रुपीज किसके इक्वलेंट हुए? $2 के तो हुए। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये थी पहले की कहानी। अब जब वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा या डीवैल्यूएशन हो जाएगा, तो $1 क्या हो जाएगा? 100 रुपीज का।
अब जब उसकी 100 रुपये की चॉकलेट थी, अब ये यूएसए में कितने की बिकेगी? आप बोलोगे सर अब तो $1 में बिकेगी। अब यूएसए में कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, पहले उसको चॉकलेट मिल रही थी $2 की, अब मिल रही है $1 की, तो उसके लिए चॉकलेट क्या हो गया? तो चॉकलेट सस्ती होगी। अगर चॉकलेट उसके लिए सस्ती हो गई है तो कहीं ना कहीं वैभव का माल ज़्यादा बिकेगा ना बाहर, बिल्कुल ठीक बात है। तो अपने आप में एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस डेफिनेटली इंप्रूव होती है। दूसरा बात कर रहे हैं फॉरेन वैल्यू इंक्रीज होती है, क्या ये बात ठीक है? द आंसर इज नो। समझते हैं इस बात को। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी को समझो, $1 = 50 था, तो 1 रुपी क्या होगा? 1 रुपी हो जाएगा सर $1/50, ठीक है। और इस केस में क्या हो जाएगा 1 रुपी की वैल्यू? ये हो जाएगी $1/100। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ जाने में क्या रुपी की वैल्यू बढ़ी या कम हुई? द आंसर इज वैल्यू कम होगी, क्योंकि 1/50 है ना, ये 50 नीचे है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। 1/50, मुझे बताओ मैथमेटिकल सी सेट का क्वेश्चन है, 1/50 बड़ा है या 1/100 बड़ा है? आप बोलोगे सर 50 बड़ा है, और सॉरी 50 छोटा है, 100 बड़ा है। अरे तो उल्टा होता है ना, जब 1 बाय कर देते हैं तो 1/50 बड़ा हो गया, 1/100 छोटा हो गया। तो यहाँ पर पहले वैल्यू ज़्यादा थी, अब वैल्यू कम हो चुकी है रुपये की, तो यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो सेकंड आपका गलत हो गया। तीसरा कह रहा है ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा। देखो ये बात हो सकती है ट्रू, पर यहाँ पे नेसेसरली नहीं कह सकते। सर ऐसा क्यों? ऐसा सोचो आप, जैसे मान लो वैल्यू ऐसे चेंज होगी, $1 = 50 से $1 = 100 हो गया, इससे आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, डेफिनेटली आपके एक्सपोर्ट इससे बढ़ सकते हैं। पर कहीं ना कहीं आप एक चीज़ इमेजिन करो, हम जैसे इंडिया के अंदर हम क्रूड ऑयल कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, बिल्कुल। अब कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं तो हमें पे कैसे करना पड़ता है? हमें पे करना पड़ता है डॉलर के अंदर। और अगर हम डॉलर के अंदर पे कर रहे थे, अब क्योंकि बाहर से हम तेल मंगा रहे हैं, तो हमें अब ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो उससे ना हमारा ट्रेड बैलेंस उल्टा भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इंक्रीज ही होगा, ये आपका खराब भी हो सकता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट पक्का ठीक है, बाकी सेकंड और थर्ड गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। उसी तरह से एक ये आपके लिए होमवर्क था लास्ट टाइम कि करेंसी क्राइसिस को लिए, करेंसी क्राइसिस के फैक्टर को कहीं ना कहीं या उसके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हेल्प कर सकते हैं। देखो करेंसी क्राइसिस जैसे मान लो है, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास फॉरेन करेंसी ठीक ठाक आ जाएगी, उनका फॉरेन करेंसी का इनफ्लो आपके पास अगर बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, आप करेंसी क्राइसिस के साथ डील कर पाओगे। तो पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया के आईटी सेक्टर की फॉरेन करेंसी होती है, तो इससे क्या होता है, इनफ्लो बढ़ गया फॉरेन करेंसी का, बिल्कुल ठीक है। आपके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं कहीं ना कहीं वो बढ़ जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली आपकी जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। उसी तरह से स्टेटमेंट 3 देखो, यहाँ कह रहा है रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड। जो आपके रिश्तेदार वगैरह मान लो बाहर गए हुए हैं, वो बाहर से अपने घर कुछ पैसा भेजते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उससे भी हमारे क्या हो रहे हैं, उससे भी हमारे इन्फ्लो बढ़ रहा है फॉरेन करेंसीज का, एंड हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बूस्ट हो रहे हैं। तो पहला भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। दूसरा कह रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो इसका कोई खास ज़्यादा लिंकेज है नहीं इस चीज़ के साथ, तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा, और सही आपके बन जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 ओनली। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको ये समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो ये थी आज की डिस्कशन, ठीक है, जहाँ पर हमने इन सभी टॉपिक्स को पढ़ा, जहाँ पर हमने समझ पाए कि 12 नवंबर से 19 नवंबर के बीच में क्या क्या चीज़ें थी जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए थी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हाँ इकोनॉमी टेक्निकल है पर टफ नहीं है, एंड इस माध्यम से आप चीज़ों को कवर कर पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर दी डिस्कशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अंदर।